में भी कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, राइट। तो 5 सेंस ऑर्गन्स में सो 5 सेंस ऑर्गन हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे आईज, नोज, ईयर, टंग ये आती है, स्किन आती है ना। तो हम इन सारे सेंस ऑर्गन से कुछ ना कुछ हमें सेंस फील होता है। लाइक आई से वी कैन सी, टंग से वी कैन टेस्ट हम क्या खा रहे हैं, सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। नोज से वी कैन स्मेल कि हम जो एटमॉस्फेयर में है वो सही है कि नहीं, राइट। स्किन से वी कैन फील टच। तो ईयर से वी कैन फील साउंड, वाइब्रेशन, एनी डेंजर, ये सब सेंसेस हमें पता चलती हैं। सो These are very important in our body. इन्हीं से सारे जो नर्वस सिस्टम है, इन्हीं की हेल्प से चीज़ों को, इमोशंस को चेंजेस करते हैं, रिएक्शन को चेंजेस करते हैं कि हमें क्या रिएक्ट करना है, राइट। सो फर्स्ट इज skin. So skin is a outer covering of the body, which is also called epidermis. It is the largest organ of the musculoskeletal system, and it is formed several layers. बहुत सारी layers हैं, हमें दिखती है सिर्फ एक layer, लेकिन इसके अंदर जब हम skin का सिर्फ अलग से जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी layers का पता चलता है। बहुत सारी layers हैं इसके ऊपर पीछे। तो सबसे ऊपर वाली layer को हम epidermis कहते हैं। Okay, so which is also called epidermis. It is the largest organ of the musculoskeletal system. So हमने पहले पढ़ा है इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन में हमने पढ़ा है कि हमारा लीवर होता है, लेकिन अगर कॉमनली कोई पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन तो दैट इज स्किन। हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। So the skin plays a very important role in protecting the body against pathogens. कुछ भी इन्फेक्शन से स्किन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, वो अंदर नहीं जाने देती। जहाँ भी कट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि चांसेस हो जाते हैं कोई भी पैथोजन वहाँ से एंटर करने का, तो हम क्या करते हैं, उनको कवर करके रखते हैं। सो इट्स अदर फंक्शन इंक्लूडिंग इंसुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन, synthesis of vitamin D and prevention of vitamin B, folate. तो ये चीज़ें, ये प्रोटेक्शन तो कर ही रही है, साथ में क्या कर रही है, हमारा इंसुलेशन का काम कर रही है। अंदर में जो टेम्परेचर है उसको इमीडिएट बाहर के टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होने दे रही, इंसुलेशन का काम कर रही है। क्योंकि स्किन में एक फैट की भी लेयर है, तो फैट क्या करता है, फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, पोरस होते हैं, बीच बीच में उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। तो क्या होता है, बाहर का जो टेम्परेचर है अंदर तक नहीं जा पाता है इजीली, तो वो थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। जिनके बॉडी में फैट लेयर कम है स्किन में, तो उनको जल्दी ठंडा या गर्म का इफेक्ट होता है। सो सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड प्रिवेंशन ऑफ विटामिन बी। विटामिन डी के लिए भी क्या चाहिए, एक्सपोजर ऑफ स्किन चाहिए, सनलाइट जहाँ पे ओपन, जहाँ पे स्किन है वहीं से हम विटामिन डी का फॉर्मेशन कर पाते हैं। So badly damaged skin tries to heal by forming scar tissues. It is often colorless and odorless. Colorless and colorless, again it is written here. So the color of skin in human varies, है ना, according to species and skin type and ranges from dry to oily. तो बहुत सारे टाइप्स हैं, कलर के टाइप्स हैं, ऑयल टू ड्राई के टाइप्स हैं, एंड स्मूथनेस में भी चेंजेस होते हैं पर्सन टू पर्सन। तो कलर किस पे डिपेंड करता है, मेलेनिन्स पे। अगर हम किसी गर्म जगह पे है तो हमारी बॉडी सेंस करती है कि इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, इतने हीट नहीं चाहिए, तो इतनी सनरेज नहीं चाहिए, तो क्या करती है, बॉडी में मेलेनिन्स बना देती है। तो मेलेनिन्स क्या होते हैं, सनरेज को अंदर नहीं जाने देते हैं। और जहाँ पे ठंडी जगह होती है वहाँ पे लोग फेयरर होते हैं, तो वहाँ पे मेलेनिन उनके स्किन में कम बनते हैं, क्योंकि जो बाहर का सन रेज है उनको उतनी कम से कम चाहिए होती है। आप भी अगर थोड़ा डार्कर स्किन है, अगर ठंडी जगह में जाते हैं तो उनके स्किन टोन में भी चेंजेस आते हैं।
सो ड्राई एंड ऑयली ये डिपेंड करता है इंसान के जीन्स पे, उनके फादर पेरेंट्स कैसे रहे, उनका डाइट कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है. So next is nose. The dog's nose is nostril found in vertebrates. Through its air enters the body, which is used in respiration. The aroma of an object can be determined by smelling it through the nose. Category organs. Category human head and neck. Category respiratory system. Faces. Category of olfactory system. Sense organs. सो डॉग की जो नोज होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिबल मानी जाती है. क्यों? उनको ज़रा सा भी फील होता है, दे कैन जज कि वो सेम स्मेल वहीं पे है, बिकॉज उनका जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा कनेक्टेड है कंपेयर टू ह्यूमन. सो सेंस ऑर्गन एंड नोज. So next is tongue. The tongue is muscle. Tongue is only muscle. उसमें कुछ भी और नहीं है. So and the bones नहीं है, and bones नहीं है, and जो blood vessels होते हैं वो तो है ही है. तो at the floor of the mouth, like it is a similar like heart. जैसे heart भी सिर्फ muscle का बना है, वैसे ही tongue भी सिर्फ muscle की बनी है. So of the mouth that makes it easier to chew and swallow food. It is the main organ for experiencing taste, because tongue blood vessel to help it move. Apart from all these, the tongue is also a natural means of cleaning teeth. Natural क्या करते हैं? टंग ही क्या करती है? क्लीन करती है हमारे टीथ नेचुरली, है ना. कुछ भी खाओ, अगर दांत में कुछ फंसा रहता है तो हमारी टंग की आदत होती है कि वहां से उसको निकालने की. सो एंड एनिमल तो सिर्फ टीथ से ही अपनी टंग क्लीन कर लेते हैं. उनकी जो टंग होती है वो काफ़ी रफ होती है, तो उनको बहुत हेल्प करती है टीथ को क्लीन करने के लिए. एंड जो सलाइवा होता है टंग में लगा हुआ वो अल्कलाइन होता है, तो दांतों को वो प्रोटेक्ट करता है. सो नेक्स्ट इज आई. क्लोजअप ऑफ ह्यूमन आई. Systemic diagram of human eye. Of the eye is the organ of living beings that is sensitive to light. आईज किसे देख पाती है? हमारा लाइट की हेल्प से, है ना. अगर लाइट कम है तो हमें देखने में प्रॉब्लम होती है. एंड हमारे आईज में एक एडजस्टमेंट भी होता है. अगर लाइट कम है तो ये थोड़ी डायलेट हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाता है, तो हमें देखने में ईजी होता है. So it detects lights and converts it into electrochemical sensations through nerve cells. The eyes of higher animals are like a complex optical system that collects light from the surrounding environment, controls the intensity of light entering the eye through the diaphragm. Focus this light at the right place with the help of lenses. Converts this image into electrical signal. Sends this signal to brain through the nerve cell. पहले लाइट की हेल्प से पहले वो आई सेंस करती है क्या है, फिर उस इमेज को हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है, एंड ब्रेन उसको जज करता है कि वो क्या इमेज है. अगर कुछ डेंजरस इमेज है तो हम उसके हिसाब से फिर सिग्नल भेजती है कि वी हैव टू मूव, और जो भी रिएक्शन करना है तब हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है.
सो जब हम कुछ खाने जाते हैं कोई नई चीज़, तो हमारी आइज़ पहले देखती है वो कैसा है देखने में, फिर हम उसको, हमारी नोज़ साथ में स्मेल कर रही होती है, फिर हमारी टंग फिर ये दोनों जज करते हैं कि ये एडिबल है कि नहीं, फिर हम उसको खाने के लिए हमारा ब्रेन उसको, हमारे ब्रेन में पहले मैसेज जाता है कि दिस इज दिस इमेज। तो उसने अगर उस इमेज को पहले से देखा होता है, वो या तो किसी सिमिलर इमेज से उसको जज करती है कि ओ ये तो खाने वाली चीज़ दिख रही है, ऐसा पहले भी देखा है, तो फिर हमारा ब्रेन से मैसेज आता है कि वी कैन ईट दैट, ट्राई दिस, तो फिर हम उसको खाते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। Next is ear. The ear is the main part of the hearing system in humans and other mammals, invertebrates from fish to human. The ear is biologically similar, only its structure inhibits variation according to order and species. तो सिर्फ उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप होता है, वो चेंज होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है सारे ऑर्गन, सारे मैमल्स का। The ear is the organ that detects sound. It is not only acts as receiver for sound but also plays a major role in sensing body balance and position. The term ear may refer to the entire organ or to just the visible part. Okay, so in most animals, the visible part of the ear is a flap to tissue called the external ear and ईयर लोब। हम जो बाहर से देखते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, ये सिर्फ लोब है एक तरह से, साउंड को अंदर कैच करने के लिए, यहाँ जो फोल्ड्स होते हैं उनको करेक्शन देने के लिए, सिर्फ इतना ही काम है, लेकिन सुनने में इनका कोई रोल नहीं है। अगर किसी का ये पोर्शन नहीं भी होगा तो वो सेम साउंड सुन पाएगा। So the external ear is used only for the first of several steps in the hearing process and plays no role in helping the body sense balance. The invertebrates ear are present in pairs systematically on both sides of the head. This arrangement is helpful in determining the position of sound sources. So this is the last sense organ which we have and very helpful to judge anything, understand anything and कुछ भी danger है उसको समझने के लिए। कभी कभी हमें कुछ दिखता नहीं और कुछ अचानक से साउंड आता है जो डेंजरस होता है, ऐसा हमें लगता है कि हमने पहले कभी वो साउंड सुना है जो कि डेंजरस है, बॉम्ब जैसा मिलता जुलता है, तो हम क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ पे है, हमें आसपास अगर साउंड सुनाई देता है। ये सारे सेंस ऑर्गन मिलके हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारे प्रोटेक्शन में, हमारे लाइफ को स्मूथली चलाने में। सो टुडे वी विल फिनिश physiology paper. So last is endocrine organs. So pituitary gland, thyroid gland, thymus gland, pancreas, adrenal gland and gonads. The endocrine system is an integrated system of small organs that secrete extracellular signaling molecule hormone. The endocrine system is responsible for the body metabolism. ये जो भी है हमारा पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, ये सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इनसे बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस जो है वो कंट्रोल होते हैं। सो दे आर वेरी इम्पोर्टेंट टू लिव नॉर्मल लाइफ। इवन हार्ट बीट का रेट है वो भी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है कि कितना स्पीड से हार्ट को एनर्जी देंगे कि वो हार्ट बीट नॉर्मली कर पाए। So the endocrine system is responsible for the body's metabolism, growth, puberty, tissue functions and mood. It was believed that
but now it is has been known that all these are related to each other, and the pituitary gland is and the mammals part of the brain establish their relationship, therefore is the center of the endocrine system. So number 1 is pituitary. In the human body, this pea-like gland is attached to the attached to the canal of the front part of the brain by the stem-like part and keep hanging down. It has 3 parts: anterior, middle and posterior lobe. The name of hormones produced in the anterior segment are, तो इसके 3 segment है pituitary के, anterior, posterior and middle part. Okay, so तो anterior segment है वो क्या प्रोड्यूस करता है? So seminiferous stimulator, glutamic and adrenal cortex nutrient, एंडोट्रॉफ एंड इन्हांसर इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स. तो इनका सबका अपना अपना एक रोल है. सो जैसे इन्फ्लामेटरी हार्मोन इन्हांसर जो है, अगर कुछ कहीं पे कुछ मच्छर काटा है या कुछ इंसेक्ट काटा है तो क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है. तो वहाँ पे स्वेलिंग होने से क्या होगा, वहाँ पे आसपास ब्लड सर्कुलेशन इजीली वहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा, तो वो जल्दी से ठीक होगा. तो एक तरह से ये हेल्प करते हैं बॉडी को हेल्दी रखने में. सो द posterior lobe produces pituitary hormone. It contains 2 hormones. One increases the contraction of the uterus and the other constricts the blood vessels. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा ब्लड वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल. जब भी कुछ ब्लड वेसल को कंट्रोल करना है, फ्लो कम करना है, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. If the activity of this gland increases, then there is excessive growth of the reproductive glands, and if growth period of the body is not ended, then megalomania occurs, in which there is overgrowth of the body. तो जो हाइट है, it also depends on pituitary gland. But it depends on only growth period. अगर जो ग्रोथ पीरियड है 20 इयर्स तक का जो पीरियड है, उस टाइम अगर ये कम ज़्यादा सिक्रीशन होगा तभी हाइट पे इफेक्ट करेगा. लेकिन उसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है, हार्मोन से बैलेंस हुआ है, तो फिर हाइट पे इफेक्ट नहीं करेगा. So thyroid is one of the largest endocrine gland. Like there is a types of glands, endocrine, exocrine. So endocrine में सबसे बड़ा organ thyroid है. So found in the human body. This bilobed structure. Bilobe मतलब 2 साइड ऐसे करके निकला रहता है, बटरफ्लाई जैसा लोब निकला रहता है. The structure is located in the lower cervical thyroid cartilage at approximately the same level as the cricoid cartilage below the larynx. तो larynx कहाँ होता है? यहाँ होता है, जो साउंड बॉक्स हम बोलते हैं आवाज निकालने के लिए, तो उसके जस्ट नीचे होता है. It secretes hormone called T4, T3. तो इनका पूरा नाम है thyroxine and idothyroxine. So this which controls the body's energy loss. कितना एनर्जी खर्च करना है, they decide. वो उन पे डिपेंड करता है. तो अगर किसी का BMR अगर स्लो है तो फिर तो यहाँ पे थायराइड का रोल हो सकता है. वो हो सकता है कम सिक्रीशन हो रहा हो T3, T4.
So protein production and sensitivity of other hormone. This hormone also affect the rate of metabolism and the growth and function of many other bodily system. The hormone calcitonin plays an important role in calcium hematostasis, and iodine is an essential component of both T3 T4. तो अगर iodine deficient है कोई person तो भी T3 T4 कम सिक्रीट हो सकता है और जो TSH है वो बढ़ सकता है. TSH क्यों बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब T3 T4 कम हो जाता है सिक्रीशन, तब TSH जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इन दोनों को स्टिमुलेट करता है, सिक्रीट करो ज़्यादा, वो बोलता है, इसीलिए TSH बढ़ता है. ठीक है, इसीलिए जो नाम आप सुनेंगे हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, दोनों आपको उल्टे लगेंगे. जब भी TSH बढ़ा रहता है तो हम उस केस को हाइपोथायराइड बोलते हैं, राइट. तो TSH बढ़ेगा तो हाइपोथायराइड बोलेंगे, बिकॉज T3 T4 का सिक्रीशन कम है. इसीलिए जो TSH है वो बढ़ता है, स्टिमुलेट करता है कि सिक्रीट करो. ठीक है, लेकिन हाइपरथायराइड में क्या होता है, ये ज़्यादा सिक्रीट हो रहे होते हैं और TSH उस केस में कम हो जाता है. अगर कोई से TSH कराते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि उनका सिक्रीशन बढ़ा हुआ है अगर वो पेशेंट हाइपोथायराइड है तो. सो वर्क क्या है थायरॉक्सिन का? तो थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. इनका मेटाबॉलिज्म करता है. इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स इन द ब्लड. तो अगर किसी को हाइपोथायराइड है तो कई बार शुगर भी बढ़ा हुआ पेशेंट में दिखता है. Prevents anemia by increasing the formation of red blood cell. It controls bones, muscles, sexual, mental growth. It also increases milk secretion. It controls heart rate and blood pressure. And यही हुआ इसका फंक्शन. अब एबनॉर्मल कंडीशन होगा फिर क्या होगा? द थायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स लाइक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा. द मोस्ट कॉमन थायराइड प्रॉब्लम आर ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है, क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि T3 T4 बढ़ा रहेगा. एंड अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड हाइपोथायराइड ग्लैंड, हाइपोथायराइडिज्म, दैट मीन्स T3 T4 कम रहेगा and TSH बढ़ा रहेगा हाइपोथायराइड में. When the thyroid gland starts producing hormone in large quantity, the body starts using energy in excess. This is called hyperthyroidism. तो हाइपरथायराइडिज्म वाले केसेस में क्या होता है, इंसान पतला हो जाता है क्योंकि नॉर्मल से काम के लिए भी बॉडी एनर्जी ज़्यादा यूज करता है, ज़्यादा खर्च करता है. When the thyroid gland is unable to produce sufficient amount of hormones, the body begins to use less energy. This condition is called hypothyroidism. तो हाइपोथायराइड वाले केसेस में जनरली देखते हैं हम, इंसान गेन करता है, वेट गेन करता है क्योंकि एनर्जी वो बहुत कम यूज कर रहा है, वो जो कॉमनली काम कर रहा है उन चीज़ों के लिए. मगर ये हर केसेस में नहीं है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको सिम्टम दिखेगा ही. कई बार नहीं भी दिखता है, पेशेंट नॉर्मल वेट मेंटेन करते हैं अगर डाइट मेंटेन कर रहे हैं तो. So this abnormal condition can occur in people of any age. However, this disease occurs 5 to 8 times more often in women than men. Yes, आपको women के cases बहुत ज़्यादा मिलेंगे हाइपोथायराइडिज्म के compared to men. I have not seen any men till now with hypothyroidism, but females I think जो above 40 होते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास 50% आर हाइपोथायराइडिज्म के साथ होते हैं, तो इतना कॉमन है ये. Now reproductive gland. There are two reproductive glands, testes and ovaries. The first gland is in men and second is in women.
So the main function of this gland, testicle main function of this gland, produce sperm and protection of the lineage. This come out gland through the duct with semen and meet the ovum of the men to produce newborn. Next is ovaries. Ovaries are located in the lower part of the abdomen of women, which is called the pelvis. मतलब pelvis part के अंदर ovaries होता है. This is the gland in each side, on each side. So it is in pair. दो होते हैं. Their main function of the function क्या है? Eggs produce करना. And pregnancy to form by union of ovum and sperm. The secretion of production from the produces symptoms of femininity in women. This is also the reason for menstruation in women, but this action takes place after a certain period of time. With time, there is difference in form of function of gland and other genital organ. So, next is thymus gland. It is, we can say, immune gland. ये हमारे immune system का, we can say, एक main role play करता है. Due to this, thymosin hormone is secreted. It is found near the heart. This gland secretes antibodies. This gland grows larger in childhood and disappears in adulthood. This gland matures T lymphocytes. It affects sexual development and development of the immune elements. It works to train our white blood cell. The hormone releases from it is called thymosin hormone. Due to the deficiency of this hormone, the immune system becomes weak. Next is pancreatic gland. So pancreatic gland is called mixed inner and outer gland. It is the second largest gland after the liver. मतलब internal gland में second largest है. The islets of Langerhans are found in this gland. And alpha and beta cell are found in it. तो इसके अंदर सेल हैं जो mainly responsible है इंसुलिन के लिए. तो alpha and beta cell, in which the alpha cell secretes glucagon hormone, which increases the glucose level in the blood. Beta cell secretes the hormone insulin, which reduces glucose in blood. So it is a type of protein. Beta cell जो hormone secrete करता है insulin, that is a type of protein. So it which is made up of 51 amino acids. तो हमने 9 essential amino acids पढ़े हैं जो हमें बॉडी के बाहर से हमें खाने के थ्रू लेना पड़ता है. और भी प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं खुद से प्रोटीन खाने से. ठीक है, तो इसीलिए हम उनको एसेंशियल नहीं बोलते, बिकॉज वो बन जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बनता है. सो इंसुलिन बनाने के लिए बॉडी के अंदर 51 अमीनो एसिड्स लगते हैं. दिस वैक्सीन वाज प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट एंड बेरिंग. इट इज आई थिंक मिस प्रिंटेड. सो यहीं तक होगा. मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स. डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन क्या होगा? कॉजेज डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस एंड एक्सेस ऑफ इट causes hypoglycemia. जब भी कम होगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा एंड हम उसको डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे, और जब भी कम होगा तो हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे. एंड बढ़ने वाले केसेस को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं. So next is adrenal gland. It is called adrenal gland. It is situated above the kidney. The gland is both kidney के ऊपर ऐसा triangular shape का ये बैठा रहता है.
So this gland is most active during times of crisis and anger. The outer part of this gland is called cortex and inner part of this is called medulla. So cortisol hormone is secreted from the cortex, which is called life-saving hormone. Adrenaline hormone is secreted in medulla. This hormone releases sometimes as soon as this hormone is released, hunger stops and our willpower increases. So which is also called do or die hormone. ये generally जब हमें कुछ लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं उस टाइम में ये सिक्रेट होता है बहुत ज़्यादा. इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस ऑफ ह्यूमन, यस ये रिजल्टेंट क्राइसिस ऑफ ह्यूमन, मतलब उसको ह्यूमन को लग रहा है कि अभी जैसे कोई मान लीजिए कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप लाइक शेर के जो पिंजरा होता है उसके अंदर है पिंजरा, या फिर आप बोल लीजिए ओपन में जैसे शेर रहता है जू के अंदर, उसके अंदर गिर गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा. अभी वहाँ पे ह्यूमन क्या करेगा, कुछ भी करके हो सकता है वॉल पे भी चढ़ना स्टार्ट कर दे. तो इस तरह से डू और डाई सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है और वो ये जो ह्यूमन है वो अपना फुल एफर्ट लगाता है अपने आप को बचाने के लिए. So it prepares the body for crisis and increasing blood pressure, heartbeat, glucose level, blood circulation, etc. ये क्यों बढ़ा रहा है बॉडी? तो क्योंकि अगर ये सब बढ़ेंगे, अगर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है. क्यों ज़्यादा करना है बॉडी को ब्लड फ्लो? क्योंकि अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तभी तो न्यूट्रिशन सेल्स को ज़्यादा मिलेगा और सेल्स ज़्यादा काम कर पाएंगे. उसको रन करना है, वो ज़्यादा रन कर पाएगा, है ना. हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ा रहे क्यों? ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो बॉडी में. ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहे, ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा चाहिए बिकॉज सेल्स को जल्दी जल्दी ग्लूकोज मिले और वो जल्दी से फंक्शन अच्छे से कर पाए. एंड ब्लड सर्कुलेशन, तो ऑब्वियसली जब भी हार्ट बीट ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा होगा. तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने से ज़्यादा बॉडी को सप्लाई मिल रहा है और वो ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम करेगा. लेकिन ये अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा रहेगा तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और बुरा असर होता है. तो ये सम टाइम सिचुएशंस के लिए ठीक है. हमेशा अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. सो दिस वाज ऑल about hormones. So इन सबको हार्मोन्स को हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्दी फूड खाना है. जितने प्रिजर्वेटिव वाले फूड खाएंगे एंड जितने प्रोसेस्ड खाएंगे तो उतना हमें खाने में हार्मोन्स पे बैड इफेक्ट होता है, ऑर्गन्स पे बुरा असर होता है. तो ये ऑर्गन अगर इनहेल्दी होंगे तो फिर प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होगा. तो कोई भी हार्मोन है, कोई भी ऑर्गन है, उनको हेल्दी रखने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट खानी होती है जिससे कि सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर पाए एंड एक्टिव रहना है. अगर आप बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हैं तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये भी इनएक्टिव होते हैं और प्रॉपरली सिक्रीशन नहीं कर पाते हैं अपने हार्मोन्स का. सो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू डेली वर्क, छोटे छोटे कामों के लिए, नॉर्मल यूज़ ऑफ एनर्जी एंड स्लीप, एवरीथिंग के लिए ये बेसिक नीड के लिए चाहिए होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी. कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए. कंप्लीटेड फिजियोलॉजी पेपर. कुछ भी अगर डाउट है फिजियोलॉजी में तो आप पूछिए. वन थिंग आई वांट टू शेयर, समटाइम अगर हम लूज मोशन की बात करते हैं तो ये दो टाइप के कारण से हो सकता है. एक ओवर ईटिंग एंड एक इन्फेक्शन. तो ओवर ईटिंग वाले केस में जो आपको सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, ये इमीडिएट दिखेगा, लाइक नेक्स्ट फ्यू आवर्स में दिख जाएगा. ठीक है.
लेकिन इन्फेक्शन के जो केसेस होते हैं, जैसे कि आपने कहीं पे बाहर में खाना खाया एंड उस दिन आपको कुछ नहीं हुआ, उसके अगले दिन जाके आपको सिम्टम दिख रहा है, वोमिटिंग, डायरिया ये दिख रहा है, तो दैट मीन्स आपको इन्फेक्शन हुआ है। तब वहाँ पे कोई बैक्टीरिया था, कोई पैथोजेंस था उस खाने में जो आपके पेट में गया है, जो वहाँ पे ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो उस केस में आपको हम इन्फेक्शन के कारण बोलेंगे। जो इनडाइजेशन की वजह से है, ओवर ईटिंग की वजह से है, वो अपने आप सबसाइड हो जाता है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इन्फेक्शन है उस केस में आपको समटाइम्स एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है उनको किल करने के लिए। तो हाइजीन मेंटेन करने से आपको इन्फेक्शन वाली चीज़ें नहीं होंगी। और समर्स में आजकल फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बिकॉज जो टेम्परेचर है समर्स का वो काफ़ी ऑप्टिमम होता है किसी भी बैक्टीरिया पैथोजन को ग्रो होने के लिए। सो विंटर्स में ऐसे इन्फेक्शन वाले केसेस आप नहीं देखेंगे उतना ज़्यादा, लेकिन समर्स में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जो बैक्टीरिया ग्रोथ का जो टेम्परेचर है ये बीच का होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। तो बहुत ज़्यादा गर्म दैट मीन्स आपको 70 डिग्री अबव वो मर जाते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 50 टू लाइक 20 से ऊपर एंड 50 अराउंड के बीच में उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है ग्रो होने के लिए। इसीलिए अगर हम किसी फूड को बॉईल कर देते हैं तो उनके जर्म्स मर जाते हैं। अगर किसी फूड को हम खाना बना हुआ है उसको हम फ्रिज में रखते हैं, क्यों? ताकि वो उसको बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाए, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हम नहीं देते। कुछ मेथड होते हैं प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्व करने के खाने, लाइक कुक चिल मेथड एक मेथड होता है जिसमें हम खाना को कुक किया एंड इमीडिएट उसको फ्रीज़र में डाल देते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, 6 to 8 मंथ्स हम उसको रख सकते हैं। जैसे पीस प्रिजर्व किए जाते हैं, टमाटोज प्यूरी प्रिजर्व की जाती है, तो उन केसेस में कैसे होता है, उनको कुक करके इमीडिएट उनको रेफ्रिजरेट किया जाता है, जिससे कि वो बीच का जो टेम्परेचर था वो उसे नहीं मिलता है बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए। वो पूरी तरह से ज़ीरो बैक्टीरिया होते हैं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जो है उसमें जो लाइक डॉर्मेंट कंडीशन में है, जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो डबल नहीं होते, वो उतने के उतने ही रह जाते हैं, इसीलिए वो जल्दी खराब नहीं होता। इसलिए हम फूड को कभी भी ये नहीं बोलते कि ये लाइक पूरी तरह से स्टेराइल हो गया, खाना कभी भी स्टेराइल नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसके जर्म्स पूरे मर गए एंड फिर अगर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे तो वहाँ ग्रो नहीं करेगा, हमेशा उसमें माइक्रोब्स रहते हैं और जैसे ही उनको अच्छा कंडीशन मिलेगा वो वहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। सो समर्स में फूड इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है, इसका ध्यान रखिए। So to help our body we should eat healthy food, जिससे कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो हेल्दियर रहें, कुछ भी इन्फेक्शन आए तो हम उसे फाइट कर सकें। अगर हमें मेडिसिन का बार बार सपोर्ट लेना पड़ेगा तो वो जो अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमें इस तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना है कि हमें मेडिसिन पे डिपेंड ना होना पड़े। So it is all about nutrition and physiology. So कुछ query है तो पूछिए, otherwise in few seconds I'll end the class. Okay.
Good night, everyone. Jai Shri Krishna. Thanks a lot.